खमाखणी आप सभी का मारो राजस्थान पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। हम सबको पता है हमारा बजट 2023-24 आ चुका है। बजट जानने से पहले हमें कुछ विशेष टर्म्स होती हैं, अगर हम उनके बारे में जान ले तो बहुत ज्यादा सही हो जाता है, बजट को पढ़ने में आसानी होती है। हम यहाँ पे बजट भी कवर करेंगे, लेकिन मुझे लगा पहले इसकी छोटी छोटी टर्म्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहली बात करते हैं, बजट वर्ड आया कहां से है? ये एक फ्रेंच टर्म है, बॉगेट, वहां से आया है। इसका मतलब होता है लिटिल बैग। ठीक है, क्या ये टर्म हमारे संविधान में कहीं मेंशन्ड है? जी नहीं, बजट हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। बजट की जगह जो टर्म मेंशन है उसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। ये हमारे संविधान में आर्टिकल 112 के अंदर मेंशन्ड है, अनुच्छेद 112 के अंदर। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफिक ईयर। एक पार्टिकुलर वर्ष में सरकार की कितनी इनकम हुई और सरकार ने कितना खर्च किया, उसका जो लेखा जोखा होता है उसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। बजट जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्लान किया जाता है, वित्तीय प्लान होता है, जैसे कि हमारा होता है 1 साल के लिए। फाइनेंशियल प्लान मैनेजिंग इट्स इनकम एंड एक्सपेंसेस, जैसे हम अपने घर के अंदर अपनी इनकम और खर्चों को मैनेज करते हैं, उसी तरह से सरकार भी पूरे भारतवर्ष के खर्चे जो हैं और जो उसकी इनकम है उसका लेखा जोखा किस रूप में आता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में आता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको बजट में आप सुन रहे होंगे, हमारी जीडीपी कितने दर से ग्रो करेगी, कितने दर से नहीं। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। इसके अंदर वैल्यू निकाली जाती है टोटल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज की, एक कंट्री के अंदर जो पैदा की जाती हैं, प्रोड्यूस होती हैं विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए हम 1 साल का कैलकुलेट कर रहे हैं, जितनी भी सर्विसेज बनी, हम आपको शिक्षा के रूप में सर्विस दे रहे हैं, कोई गाड़ी बन रही है, कोई टेबल बन रही है, कोई फसल पैदा हो रही है, उन सब की भारत की टेरिटरी के अंदर अंदर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में याद रखिएगा, टेरिटरी सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारत के लोग बाहर एनआरआईज हैं, अगर वो इनकम कर रहे हैं तो वो अलग काउंट होगी, वो जीडीपी में काउंट नहीं होगी। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, हमारे घर के अंदर अंदर क्या क्या चीजें बन रही हैं। ठीक है, किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन को, आर्थिक स्थिति को नापने का सबसे अच्छा जरिया जो माना जाता है वो जीडीपी ही माना जाता है। इसको एनुअल या तो वार्षिक स्तर पे या फिर क्वार्टरली यानी कि त्रिमाही आधार पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। भारत के अंदर हमारा जो है सारा का सारा लेखा जोखा कौन तैयार करता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बजट का। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से सारा डेटा कलेक्ट करके जो है वो कंट्री की जीडीपी को कैलकुलेट करती है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा कितना होगा, तो किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है कि भारत की जीडीपी कितनी होगी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है टैक्सेस। टैक्सेस कितनी तरह के होते हैं? कर सरकार द्वारा कितनी तरह के लगाए जाते हैं? तो 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, आप पढ़ेंगे ये टर्म्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है टैक्स पेड बाय एन इंडिविजुअल डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। हमारी इनकम आई है और इनकम टैक्स हम सीधा सरकार को भरते हैं, किसी बिचौलिए को नहीं भरते, तो उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर है, कोई कंपनी है, उसको मुनाफा हो रहा है, तो कॉर्पोरेट टैक्स वो सीधा सरकार को भरती है, बीच में किसी बिचौलिए को नहीं भरती, तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स हम किसको बोलते हैं? टैक्स पेड बाय द पीपल टू अ पर्सन और एंटिटी हु हैज द बर्डन ऑफ पेइंग इट टू द गवर्नमेंट। यानी कि हमने एक सामान खरीदा, मान लीजिए आपने ये पेन खरीदा है, इस पेन का खरीदने का जो टैक्स है वो उस दुकानदार को आगे सरकार को देना है। तो हम इस पेन को खरीदने का के ऊपर जो कर लग रहा है वो सीधा सरकार को नहीं, दुकानदार को देंगे, दुकानदार होलसेलर को देगा, होलसेलर आगे सरकार को देगा। तो ये किस तरह का टैक्स हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। आप मार्केट में जो भी चीजें खरीदने जाते हो, आप बिल में देखना सब पे आपको जीएसटी लगा हुआ मिलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो वो क्या होता है? वो अप्रत्यक्ष कर ही होता है, इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। लेकिन हम सीधा सरकार को ना
ना देके बीच में उस व्यक्ति को देते हैं जिसको वो आगे 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 करके सरकार को देना होता है। तो वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात कर लेते हैं, जीएसटी। ज्यादातर हमारे देश के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज सेल की जाती हैं उनके ऊपर जीएसटी भरा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स है, ये मैंने आपको बता दिया। कंज्यूमर टैक्स को पे करता है, हम पे करते हैं, लेकिन ये जो अमाउंट है गवर्नमेंट को उस बिजनेस के द्वारा दी जाती है जिसने ये पेन बनाया है, तो वो सीधा सरकार को भरेगी और हम बीच में मिडलमैन जो रिटेलर होता है उसको देने वाले हैं। जीएसटी से सरकार को बहुत अच्छी जो है इनकम पैदा होती है। ठीक है, जीएसटी को हम वस्तु और सेवा कर भी बोलते हैं। ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आ जाते हैं अब दूसरे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इन्फ्लेशन। महंगाई किसको बोलते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? देखिए, एक अर्थव्यवस्था के अंदर सारी चीजों की जनरल प्राइस जो है रेट बढ़ जाना, उसको हम महंगाई बोलते हैं। सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि जो होती है उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसका एक और मतलब ही है करेंसी की परचेजिंग पावर में लगातार डिक्लाइन होना, गिरना, यानी कि रुपए की जो खरीदने की पावर है, क्रय शक्ति है, उसमें गिरावट आना। जैसे कि मान लीजिए आज आपके पास 1000 रुपए है, 1000 रुपए में आप 10 पेन खरीद सकते हैं, लेकिन 10 साल के बाद उस 1000 रुपए में आपके पास 5 ही रुपए आ रहे हैं, तो 1000 रुपए की वैल्यू कम हो गई ना। करेंसी की वैल्यू को गिरने को भी हम इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या फिर महंगाई बोलते हैं, ये आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो परचेजिंग पावर का गिर जाना, जिस रेट पे परचेजिंग पावर गिरती है उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। 10% इन्फ्लेशन रेट का मतलब है 10% महंगाई दर रहेगी। इसका मतलब है जो चीज आप 100 रुपए में आज खरीद रहे हो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 100 रुपए की जगह 10% इन्फ्लेशन का मतलब है उसकी वैल्यू 10% गिर जाना। वो 100 रुपए की चीज जो है 1 साल के बाद कितने रुपए की हो जाएगी, 90 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी होता है अगर हम बजट को समझना चाह रहे हैं तो। इसके बाद बजट में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म देखने को मिलेगी जिसे हम बोलते हैं रेवेन्यू बजट, यानी कि राजस्व बजट। ठीक है, ये सरकार की इनकम और खर्चे को दिखाता है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रेवेन्यू बजट, यानी कि राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब सरकार के पास जो कर से इनकम आई है, टैक्सेस से जो इनकम आई है, इसमें सिर्फ कर नहीं, टैक्सेस के अलावा भी नॉन टैक्सेस सोर्सेज से भी सरकार को जो इनकम होती है वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट बनती है। नॉन टैक्स में कैसे आएगा, सरकार ने मान लीजिए कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसको ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है सरकार को। रिसिप्ट्स फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपको कोई सेवा प्रदान कर रही है, कोई गीता महोत्सव में जा रहे हो, वहां पे कोई टिकट लग रही है उसको देखने के लिए, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूं, तो वो आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। टैक्सेस से और नॉन टैक्स सोर्सेज से जो सरकार को इनकम मिलती है उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, सरकार का डेली रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं, वो खर्चे जिससे सरकार का कुछ नई चीज नहीं बन रही है। आपने पिज्जा बर्गर खाया, कोई नई चीज बनी नहीं, बनी, खा लिया, बात खत्म हो गई। तो उसी तरह के खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर आएंगे जैसे कि गवर्नमेंट को अगर किसी को इंटरेस्ट पे करना है, गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया हुआ है, ब्याज पे करना है, सब्सिडी जो सरकार देती है, ग्रांट जो सरकार देती है राज्य सरकारों को, जैसे कि अभी के बजट में आपने पढ़ा होगा सरकार, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जो 50 साल के लिए लोन दिया जाता है उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होएगा। वो हर खर्चा जिससे कोई भी नया एसेट, नई चीज नहीं बन रही है, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू बजट में आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्सेस से जो सरकार को मिलती है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आएंगे, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, ये क्या होते हैं हमने अभी जाना। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी सरकार को मिलता है, जैसे इंटरेस्ट मिलना, ब्याज मिल रहा है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं सरकार को, डिविडेंड्स हो रहे हैं सरकार को, सरकार की इतनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से अगर उसमें किसी को जैसे HAL होगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, अगर उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो वो सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। फीस एंड फाइन्स, अगर सरकार कहीं पे किसी भी चीज के लिए फीस या फाइन लेती है वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आएगा, चाहे मान लीजिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म ही भरना क्यों ना हो।
ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। आज का एक क्वेश्चन, मुझे लगा बजट की ये टर्म्स पता होनी चाहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं और भी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है बजट में, बजट को कवर करने से पहले उनको कवर करूंगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या इस तरह के वीडियोस और भी चाहिए। कौन से साल का बजट है जो पहली बार पेपरलेस फॉर्म में पेश किया गया था भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत? 2020-21 का बजट, 21-22 का बजट, 22-23 का बजट या फिर 23-24 का बजट? तो इसका आंसर होगा 2021-22 का बजट जो है वो पहली बार जो है पेश किया गया था। कैसे? पेपरलेस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में पेश किया गया था। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। क्यों? क्योंकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी, बढ़ेगा भी, और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा जब आप सभी इसे शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सबको, मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।